संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कैसे हुआ, ये जो आज यूएन है, जिसे हम यूएन कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आया और ये किस प्रकार से काम करता है, इसके कौन कौन से संगठन हैं, ये भी जान लेते हैं। ठीक है। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक सका। तो लीग ऑफ नेशन वो पहला संगठन है जिसे अंतरराष्ट्रीय संगठन होने का खिताब प्राप्त है, लेकिन उसे जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका, विश्व को युद्ध से बचा नहीं सका, और जब वो युद्ध से नहीं बचा सका तो उसकी औकात भी खत्म हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा था, तो क्या था, लीग ऑफ नेशन। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। समझ में आई बात। तो फिर उसके दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण की परिकाष्ठा होती है और फिर निर्माण होता है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। कितने देशों ने इसकी स्थापना पर दस्तखत किए हैं, 51। ठीक है। और ये कब बना है, 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद। ठीक है। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों, अंडरलाइन कर लो, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, और ये सच है, सामाजिक और आर्थिक विकास के अभाव में गरीबी ही झगड़ों को जन्म देती है। कुछ लोगों के पास अगर अथाह पैसा है और कुछ लोग इतने हैं कि नंगे धुड़ंगे घूम रहे हैं, तो जो नंगे धुड़ंगे घूम रहे हैं उनको पता है कि भाई हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो फिर चोरी, लुटेरी, महामारी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, पाकिस्तान के लोग ही आतंकवादी क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वो गरीबी भरा, अभाव भरा जीवन जी रहे हैं, और जैसे उन्हें पैसे कमाने का मौका मिलेगा, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी की सहूलियत मिलेगी, वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो उस काम को करने में फिर ना नुकुर नहीं करेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे इस काम, वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो उस काम को अंजाम दे देंगे, चाहे फिर वो उनकी जान पर ही क्यों ना आन पड़े। तो यूएन इस चीज को भी एड्रेस करता है कि जिन देशों के बीच में सामाजिक और आर्थिक अभाव है उन देशों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर कुछ सुविधाएं, कुछ लाभ उपलब्ध कराए। मैंने आपको पहला कोट जो पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्वर्ग तक पहुंचाने का सीढ़ी नहीं है, अपितु नर्क से बचाने का माध्यम है। तो वही चीज है, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ मदद जरूर मुहैया करा देता है आर्थिक और सामाजिक तौर पर, जिससे कि आप थोड़ा बहुत अपने जीवन को बेहतर बना सकें और इन अभावों से आप बाहर निकल सकें। समझ, और फिर उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप उन समस्याओं से कैसे टैकल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात।
के अभाव के सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के को एक साथ लाने की है। 2000 नया डाटा क्या है? 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है ना, 193 थी, जिसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को, इनको अंडरलाइन कर लो, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसी के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। आम सभा में तो सबको एक वोट की वैल्यू है, लेकिन इन सुरक्षा परिषद की जो ये अस्थायी सदस्य है, इनके पास वीटो पावर है। ये जिस भी काम को चाहे जब चाहे रोक सकते हैं, पलट सकते हैं। इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक का भी मन है कि ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे 4 तैयार हो, लेकिन एक तैयार नहीं है तो वो काम होने वाला नहीं है। ये बात आप बखूबी समझ लो और जान लो, ठीक है। तो 5 स्थायी सदस्य। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसीलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये ताकतवर थे। चीन को तो हमने ही रेकमेंड किया था, चीन की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन हाँ, चीन एशिया में दूसरा सबसे बड़ा देश था, इसलिए हमने उसे रेकमेंड किया। सभी चाह रहे हैं। मैं आपको आगे यही मुद्दा बताऊंगा ना, बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक। चाह तो सब रहे हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता ना, और कोई भी अपनी पावर शेयर करना नहीं चाहता। आप भी नहीं चाहोगे कि आपकी पावर में कटौती हो। आप किसी के साथ अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहोगे किसी भी कीमत पर। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी पावर में कटौती हो और उसकी पावर किसी और को दे दी जाए, क्योंकि पावर जितनी ज्यादा रहेगी उतने ही आपका प्रभुत्व रहेगा, उतनी ही दुनिया में आपकी इज्जत होगी। इज्जत क्या, लोग आपके सामने झुके रहेंगे। इज्जत तो कोई नहीं करता, ठीक है। पावर से कोई किसी की इज्जत नहीं करता, इज्जत करता है इंसान व्यवहार से। इतना तो सभी समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा है उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव कौन है? कौन है? मेरी किताब पुरानी है, आप बताओ कौन है? हाँ, एंटोनियो गुटेरेज। कौन से देश से हैं वो? अरे देश का नाम भी लिखा होगा भैया। हाँ क्या? हाँ हाँ, तो ये पुर्तगाल के हैं और अभी ये हैं आपके यूएन के महासचिव, ठीक है, और इस पद को वो संभाल रहे हैं। 1971 के बाद इस पद पर बैठने वाले वे पहले, ठीक है, ये हटाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी शाखाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक पेड़ है बिना जड़ का, और इसकी अपनी बहुत सारी शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न कामों को करने का काम करती हैं, ठीक है, जिनमें से आप बहुत सारे शाखाओं को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे और बहुत सारों को नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। शाखा सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है, और सुरक्षा परिषद में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में सब जानते हैं, जो कि विश्व में आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक अस्वास्थ्य मतलब आर्थिक समस्याओं को दूर करने में दुनिया के गरीब देशों और दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं। फिर है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, फिर है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग,
ठीक है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, इसके बारे में भी सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, यूनिसेफ जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और इसके शिविर कनाट प्लेस में भी लगते रहते हैं, जो लोग चंदा मांगते हुए आपको देखे जा सकते हैं, नीले कलर की टी शर्ट पहन के, ठीक है, यूनिसेफ की, और वो आपको चंदा मांगते हुए दिख जाते होंगे, ठीक है। तो ये, और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन शामिल है। तो ये वो प्रमुख संगठन है जो यूएन के लिए, यूएन की शाखाओं के रूप में काम करते हैं, और मानव समाज और मानव के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का काम करते हैं। प्रमुख तौर पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 शाखाएं हैं जो यूएन की प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करती हैं और समाज का उद्धार करने के लिए लगी हुई हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे हम विषय को बढ़ाएंगे और समझेंगे कि शीत युद्ध के बाद आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है और कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया को आगे बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत।